अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइनर एंड कोफैक्टर्स हैं। माइनर और कोफैक्टर्स जो हैं वो हमारे हेल्पफुल होते हैं, हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चंस के, जो हमारे पास मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उसका सोल्यूशन फाइंड करने में। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो कि अगर हमें जो आपने इंटर और मैट्रिक लेवल पर दो तरह के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, उनमें एक मेथड था क्रैमर रूल और दूसरा मेथड था इन्वर्जन मेथड। अगर इन दोनों मेथड्स को देखें तो हमें उनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना पड़ता था। और डिटर्मिनेंट लेना 2x2 मैट्रिसेस के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड था, लेकिन जब वो डिटर्मिनेंट्स 3x3 मैट्रिसेस के लिए लिया जाता था तो वो सिंपल वे में उसको हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर पाते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल एग्जांपल ली है आपको डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने के लिए, कि आप देखें कि यहाँ पर एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है 2x2 ऑर्डर का। उस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के लिए मैंने उसके ऊपर डिटर्मिनेंट का सिंबल अप्लाई किया है और मैंने क्या किया है, सिंपली उसको डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया है और नेगेटिव के साइन के बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो ये हमारे पास सिंपल था किसी भी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड करना सीखा, डिटर्मिनेंट। लेकिन यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखना है ऐसे मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स से ग्रेटर हो सकता है। वो 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। तो आपके पास ये डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स आते हैं जिसका हमें सोल्यूशन फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर्स हमें उनका डिटर्मिनेंट लेने के में हेल्पफुल होते हैं। पहले माइनर और कोफैक्टर होते क्या, मैं यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ और उसके बाद फिर इनका यूज़ कैसे करना है किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेटा यहाँ पर अगर आप सब लोग देखें कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स में माइनर किसी एक एलिमेंट का होता है। माइनर या कोफैक्टर मैट्रिक्स के नहीं होते, माइनर या कोफैक्टर हमेशा किसी ना किसी एक एलिमेंट के लिए लिया जाता है। और अगर हम सपोज़ करें कि किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एक एंट्री है AIJ, ए किसी एक एलिमेंट को शो कर रहा है और यहाँ पर जो I और J लिखे गए हैं, आई और जे यहाँ पर मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ, आई और जे जो यहाँ पर लिखे गए हैं बेटा, ये आई और जे हमारे पास क्या है, उसकी रो और कॉलम को शो कर रहे हैं। आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एलिमेंट किसी ith रो का एलिमेंट होगा और जे यहाँ पर शो कर रहा है कि वो एलिमेंट किसी jth कॉलम का एलिमेंट होगा। तो माइनर फाइंड करने के लिए हम जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होता है, हम उस एलिमेंट के वो एलिमेंट जहाँ पर पड़ा है, सिंपल वर्ड में कहें कि जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट पड़ा है, हम उस रो और कॉलम को उस पूरे मैट्रिक्स में से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जो हमारे पास बाकी मैट्रिक्स बचता है वो आफ्टर डिलीटिंग रिमेनिंग ith रो और j कॉलम जो हमारे पास बचेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर। और माइनर को हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MIJ से। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो माइनर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एक एलिमेंट के ith रो और jth कॉलम को, एलिमेंट जिस रो और कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है हमने उसको डिलीट कर देना है। जो रिमेनिंग बचेगा एलिमेंट्स उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो हमारे पास उस एलिमेंट का माइनर होगा। और अगर हम उस माइनर को जस्ट इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें -1 रेज़ टू I + J, यानी कि -1 की आपने पावर वही लेनी है जो उस रो और कॉलम का नंबर है। मतलब अगर वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है यानी कि 1 1 है तो हम -1 की पावर 1 + 1 ले लेंगे जो ऐड होकर 2 हो जाएगी। अगर वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो हम 1 की पावर ले लेंगे -1 की पावर 1 + 2। ठीक है। तो जब हम इस एलिमेंट को, इस वैल्यू को माइनर के साथ प्रोडक्ट में ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसको मैंने सर्कल किया है ये आपका कोफैक्टर कहलाएगा। और किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को हम CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को हम CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा कि हम माइनर और कोफैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि आपने इसमें किसी भी एक एलिमेंट का या 2 एलिमेंट का या 3 एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है।
तो वो आपको एलिमेंट का कैसे बताएगा, जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट की बात कर रहा है A13। बेटा A13 से मुराद ये है कि यहाँ पर आपके पास इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, अगर आप यहाँ पर देखें कि इसमें फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपका, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में एलिमेंट है ये -4, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, एलिमेंट वो जिसका हमने माइनर फाइंड करना है, हमें इस एलिमेंट का माइनर चाहिए। अब इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनर का नंबर मेंशन करेंगे M13 मेंशन करके हम इसी मैट्रिक्स का जो गिवन मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो में जो अंडरलाइन की है फर्स्ट रो को और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है थर्ड कॉलम को, इन दोनों को स्किप कर देंगे इस मैट्रिक्स में से। जब हम इसको इनमें से स्किप कर देंगे तो हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं 2, 5, 1, 4, यही हमारा वो माइनर है जिसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो बेटा हमने ये एलिमेंट लिखे हैं 2, 4, 5 और 1। हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ार 8 आ गया, माइनस के साइन के बाद 5 1 ज़ार 5 आ गया। इनको सॉल्व किया तो ये जो -3 आया है जिसको मैंने टिक लगाया है, ये -3 ही हमारा बेसिकली क्या है, माइनर है, ठीक है। अगर हमने इसी एलिमेंट का कोफैक्टर भी फाइंड करना है तो जैसे मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया कि माइनर को जस्ट इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा कोफैक्टर होगा। तो उस काम के लिए मैंने क्या किया, सिंपली मैंने कोफैक्टर की डेफिनेशन को अप्लाई किया। -1 पावर कौन सी लेनी है, जो उस एलिमेंट का नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम है, तो मैंने 1 और 3 को ऐड कर दिया और माइनर का वो मैंने लिखा। अब माइनर की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की, वो 3 थी, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन देखें कि -1 के ऊपर पावर एक 4 बन रही है और 4 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर की जब भी पावर ली जाती है तो याद रखें कि इवन नंबर की पावर के लिए हमने नेगेटिव को रिमूव कर देना होता है। तो यहाँ से नेगेटिव रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आ चुका है ये हमारा कोफैक्टर कहलाता है। जी स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि माइनर और कोफैक्टर की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब माइनर की मदद से जब भी किसी भी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं कि उसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि माइनर को कब पॉजिटिव मल्टीपल लेना है और कब उसका -1 से मल्टीपल लेना है। तो सिंपल से लॉजिक हम ये पेश करते हैं कि हमने अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ माइनर या कोफैक्टर, तो उसके लिए हम किसी एक रो का स्पेसिफिक या किसी एक स्पेसिफिक कॉलम का यूज़ करते हैं पूरे मैट्रिक्स में से, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल रिजल्ट यूज़ करूँगा कि हम फर्स्ट रो का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हम उनके एलिमेंट्स के लिए जो माइनर सेलेक्ट करने हैं उसके साथ सिंबल जो यूज़ होने हैं वो प्लस माइनस प्लस लगाते हैं। अब ये सिंबल हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अब अगर आप देखें पीछे डेफिनेशन में तो हमने -1 की पावर की एक डिस्कशन की है। बेटा आप देखें कि यहाँ पर 1 1 है, अगर हम -1 की पावर 1 + 1 लेंगे तो इधर से आने वाली जो वैल्यू है -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो वो स्केयर की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके माइनर का साइन हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर हम इस एलिमेंट की बात करें 1 2 की, तो इसमें जब -1 की पावर 1 + 2 लेंगे तो क्या होगा कि -1 की पावर 3 हो जाएगी, और -1 की पावर 3 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसका आंसर -1 ही आएगा। तो इसलिए इसके माइनर का साइन हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन जब फिर इसके बारे में बात करेंगे तो ये फिर 1 और 3 आपके पास 4 हो जाएगा, तो हम -1 की पावर 4 लेंगे तो उसका आंसर अगेन पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हम इसके साथ भी पॉजिटिव साइन लेंगे। अब किसी एक रो या कॉलम की मदद से हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट रो का यूज़ करूँ तो उसके लिए फार्मूला जो कैसे लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब फर्स्ट रो का यूज़ करना है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को उसी के माइनर से प्रोडक्ट प्लस फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को उसी के माइनर से प्रोडक्ट। चूँकि यहाँ पर नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि इसका माइनर नेगेटिव का मल्टीपल होगा।
इसी तरह प्लस थर्ड, इसी फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को लेंगे तो ये सारी एंट्रीज जो हमारे पास आ चुकी हैं, इन सब का सम हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर फर्स्ट कॉलम का यूज़ करना चाहें तो फर्स्ट कॉलम में भी सेम यही चीज़ होगी कि ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये अगेन प्लस होगा। तो अगर हम कॉलम के अकॉर्डिंग लिखें तो कॉलम के अकॉर्डिंग भी हम इसके माइनर्स और कोफैक्टर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोफैक्टर का फॉर्मूला भी लिख दूँ तो कोफैक्टर के लिए हमें प्लस और माइनस प्लस का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं कि फ़र्स्ट एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट, इसी तरह सेकंड एलिमेंट और उसी के यानी कि कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट। इसी तरह अगर थर्ड एलिमेंट लिखूं तो उसी के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट। इसमें प्लस माइनस प्लस का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोफैक्टर का फॉर्मूला देखें जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की जो चेंजिंग है वो पावर खुद से ही डील कर लेती है। अब यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है एग्जांपल के तौर पर और इसके मैं डिटर्मिनेंट को फाइंड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने इसके फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तीनों माइनर फाइंड करने हैं, 1 1 1 2 और 1 3। तो बेटा मैंने A11 जब फाइंड करना है तो A11 फाइंड करने के लिए मुझे इसको रो और कॉलम को डिलीट करना है। मैंने इसकी फ़र्स्ट रो, ये देखें मैं इधर बार पॉइंट रख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं फ़र्स्ट रो को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ तो इसके मैं फ़र्स्ट कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ। तो आपको क्लियरली स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमें कौन से एलिमेंट चाहिए जो हैं 5 6 4 एंड 8। तो बेटा आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने यही एलिमेंट लिखे हैं 5 6 4 एंड 8। तो इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लिया है तो वो मेरे पास 16 आ गया है। सिमिलरली जब मुझे A12 निकालना है, 1 2 का मतलब मुझे फ़र्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, तो वो मैंने डिलीट कर दिया है। आपको स्क्रीन पर जो एंट्रीज़ नज़र आ रही हैं वो है 2 6 1 8। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 6 और 1 8 ही लिखा है, 2 6 1 8 ही मेंशन किया है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ जाएगा। और जब हमने नेक्स्ट निकालना है M13 तो मैंने इसको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, तो मेरे पास 2 5 1 4 आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा और इसका भी डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इन सारी वैल्यूज़ को सिंपली हम डिटर्मिनेंट के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिटर्मिनेंट के फार्मूला में जैसे ही हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया कि फ़र्स्ट एलिमेंट A11 हमें मैट्रिक्स में ही नज़र आ रहा है, ये है 3 आ गया और माइनर हमारे पास क्या आया था 16। इसी तरह नेगेटिव के साथ A12 सेकेंड एलिमेंट हमें 1 नज़र आ रहा था, 1 ले लिया और माइनर इसका 10 आ गया। इसी तरह थर्ड एलिमेंट -4 नज़र आ रहा था और माइनर इसका 3 निकला। इन सब को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यही आंसर हमारा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। अब सिमिलरली अगर हम कोफैक्टर्स फाइंड करना चाहते हैं तो कोफैक्टर की मदद से हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बाय यूजिंग कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का फार्मूला यहाँ पर मैं अगेन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि कोफैक्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है, CIJ = -1/i + j × MIJ। ये कोफैक्टर का फार्मूला होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने फ़र्स्ट रो की मदद से डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, तो उसमें हमने फ़र्स्ट रो के माइनर्स फाइंड किए हुए हैं। हम उसी की मदद से क्या फाइंड कर लेते हैं, अगेन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है कोफैक्टर की मदद से, किसका, A का। तो उसके लिए हम एलिमेंट क्या यूज़ करेंगे, A11 C11 + A12 C12 + A13 C13। ये बेटा कोफैक्टर की मदद से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है A का। अब हमें ये C1 C12 C13 चाहिए, तो बेटा मैंने C11 का फॉर्मूला लिखा, वो है -1 की पावर 1 + 1 और साथ में आ जाएगा M11। तो बेटा आप देख सकते हैं कि -1 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी, -1 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, M11 चूँकि हमने पीछे क्वेश्चन में फाइंड किया है तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा स्विप करके दिखा देता हूँ कि पीछे हमने M11 M12 फाइंड किए हुए हैं।
तो आप देख सकते हैं कि M11 की वैल्यू 16 है, M12 की वैल्यू 10 है और M13 की वैल्यू 3 है। इनको हम 1 बाय 1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो M11 की वैल्यू बेटा यहाँ पर 16 थी, तो आप देख सकते हैं कि -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और ये 16 1 to 1 आपके पास 16 आ जाएगा। इसी तरह जब हम C12 को डिस्कस करेंगे तो वो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगी और M12 हो जाएगी। तो -1 की पावर आप 3 डिस्कस करें और M12 की वैल्यू 10 थी, तो आप देख सकते हैं कि ये -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होगा और ये 10 से मल्टीप्लाई होकर जस्ट 10 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम C13 की बात करें तो वो -1 की पावर 1 + 3 होगी और ये M13 हो जाएगी। तो -1 की पावर 1 + 3 आपके पास -1 की पावर 4 हो जाएगी और M13 आपके पास आया था 3। तो बेटा इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 × 3, तो आंसर सिंपली आ जाएगा 3। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला मैंने आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू C11 + A12 C12 + A13 C13। बेटा ये आपके पास आ चुकी हैं वैल्यूज़। A11 की वैल्यू अगर आप गिवन मैट्रिक्स में देखें तो वो 3 है, C11 की वैल्यू 16 आ गई है, प्लस A यहाँ पर -10 आएगा। A12 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1 है और C12 की वैल्यू -10 आ गई है, और A13 की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास -4 है, C13 की वैल्यू 3 आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 6 × 3 आपके पास 48 आ जाएगा, 10 × 1 आपके पास -10 आ जाएगा, ये आपके पास -12 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ से अगेन आंसर आ जाएगा 48 - 22, तो ये आपके पास आ जाएगा 26। ये अगेन वही आंसर आया है जो हमने माइनर्स की मदद से निकाला है। तो ये वो मेथडोलॉजी है जिसकी मदद से हम माइनर्स एंड कोफैक्टर की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं।